नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज से बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए किरण प्रकाशन द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस वर्क बुक लेकर आए हैं। इस बुक में 30 सेट दिया हुआ है। कितने सेट दिया हुआ है? 30 सेट टोटल दिया हुआ है। डेली एक सेट लेकर आएंगे। इससे पहले प्लेटफॉर्म बुक के 24 सेट करा दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले मॉडल प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1940 में मुस्लिम लीग पार्टी का समेकन करने के प्रयास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि ब्लैक होल में मृत हुए लोगों की स्मृति में 1760 में जी हॉलबेल द्वारा कलकत्ता के गवर्नर के रूप में उनके छोटे कार्यकाल के दौरान स्थापित कराए गए हॉलबेल स्मारक को हटाने के लिए आंदोलन किया गया था। दूसरा कथन था कि हॉलबेल स्मारक बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला की क्रूरता और अपनी प्राणोत्सर्ग करने वाले ब्रिटिश सैनिकों की वीरता का प्रतीक माना जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका जो आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2 सही हो जाएगा। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग द्वारा अलग मुस्लिम राज्यों के निर्माण की मांग करते हुए लाहौर प्रस्ताव पेश करने की बात की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जिन्ना को पाकिस्तान की मांग करने से रोकने की कोशिश की गई। उसी में जून 1940 में कांग्रेस अध्यक्ष उस समय थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने जिन्ना को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के पद की पेशकश की, लेकिन भारत के विभाजन की मांग को वापस लेने पर जोर दिया गया था। ये था। नेक्स्ट है सिनेगॉग निम्नलिखित में से किसका पूजा स्थल है? सिनेगॉग निम्नलिखित में से किसका पूजा स्थल है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 3 यहूदी धर्मावलंबियों को। यहूदी धर्म में सिनेगॉग पूजा का एक सामुदायिक घर है जो न केवल सामाजिक सेवाओं के लिए बल्कि पूजा और प्रार्थना के लिए एक सामूहिक स्थल है। इसके पारंपरिक कार्यों को सिनेगॉग के लिए 3 हिब्रू शरणार्थियों में प्रतिबिंबित किया जाता है, जैसे बेटा माने टेफिला प्रार्थना का घर, बेट हा नेसेट माने असेंबली घर, और बेट हा मतलब मिड्रेस अध्ययन का घर। अगला प्रश्न है कि खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं? खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। खुले बाजार के संचालन का क्या संकेत करते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री की। अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है? अभी पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है? सही आंसर हो जाएगा 2 केसरीनाथ त्रिपाठी। केसरीनाथ त्रिपाठी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के भी क्या हैं? तो मुख्यमंत्री हैं। आज हम बात करने वाले हैं बीएसएससी की बेस्ट बुक चक्षु प्रकाशन की। बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2024 की यह एक बेहतरीन बुक है। चक्षु प्रकाशन की ये बुक पूर्णतः बीएसएससी के द्वारा पूछे गए सवालों के आधार पर विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है। इसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। लगभग 2000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसे काफ़ी अच्छे तरीके से व्याख्या किया गया है। इस बार काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। अगर आप अपनी सफलता को और मजबूती देना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें, एक बार इन प्रश्नों को अभ्यास जरूर करें। चक्षु प्रकाशन की ये प्रैक्टिस सेट। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना कहाँ स्थित है? और इसका सही जवाब हो जाएगा आंसर 3 भिलाई में। भिलाई इस्पात संयंत्र भारत के छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित है। यह भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है। मुख्यतः रेलों की पटरियों का उत्पादन करता है। और इस संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ की सहायता से 1955 में हुआ था। नेक्स्ट है बीएसई सेंसेक्स कितने स्टॉक्स पर आधारित है? बीएसई सेंसेक्स कितने स्टॉक्स पे आधारित है? और इसका आंसर हो जाएगा 30। बीएसई सेंसेक्स या मुंबई शेयर बाजार संवेदी सूचकांक भारत का एक मूल्य भारित सूचकांक है। मुंबई शेयर बाजार में 1986 में सेंसेक्स की रचना की गई थी। आज उसकी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रमुख इंडेक्स में गणना होती है। सेंसेक्स में कितने? तो 30 कंपनियों को समाहित किया गया है, जिसकी गणना मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेज मेथोडोलॉजी के आधार पर की जाती है। सेंसेक्स का आधार वर्ष क्या है? तो 1978 एवं 1979 है। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1
360 अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति देता है यदि वह संतुष्ट है कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसके कारण भारत की वित्तीय स्थिरता खराब है। एक बार संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होने पर वित्तीय आपातकाल निरंतर जारी रहता है जब तक इसे रद्द नहीं किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया, और इसका सही जवाब हो जाएगा एक नियंत्रण बोर्ड को। पिट्स इंडिया अधिनियम जो 1784 द्वारा लंदन स्थित प्रशासन में परिवर्तन किया गया, इससे सरकार का कंपनी के मामलों में नियंत्रण बढ़ गया। इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। नियंत्रण बोर्ड को भारतीय प्रशासन के संबंध में निरीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण संबंधी विस्तृत अधिकार दिए गए। यद्यपि कंपनी के व्यापार को अछूता छोड़ दिया गया। नियंत्रण बोर्ड में कितने सदस्य थे? तो 6 सदस्य थे। नेक्स्ट है किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा के रूप में, और इसका सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी के जन्म तिथि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि रिफ्ट घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है? रिफ्ट घाटी में सही जवाब हो जाएगा 2 ताप्ती। तापी भारत की उन नदियों में से एक है जो एक नदी घाटी से बहती है। यह सतपुड़ा रेंज के 2 हिस्सों के बीच पश्चिमी की तरफ महाराष्ट्र राज्य के जलगांव पठार क्षेत्र में और गुजरात राज्य में सूरत के मैदान के माध्यम से खंभात की खाड़ी के बीच बहती है। रिफ्ट घाटी के माध्यम से बहने वाली अन्य नदियों में छोटा नागपुर पठार में दामोदर नदी शामिल है और विंध्यन और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच कौन है? तो नर्मदा है। यानी नर्मदा, ताप्ती और दामोदर ये सब रिफ्ट घाटी में बहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 संविधान में कहीं नहीं। भारत के संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यद्यपि संविधान की संरचना परिसंघात्मक है किंतु प्रारूप समिति ने संघ शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 3 दक्षिण अफ्रीका। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक की स्थापना कब हुआ है? तो 14/11 यानी 14 नवंबर 1960 को हुआ था। इसके सदस्य देश हैं अल्जीरिया, अंगोला, इक्वाडोर, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात तथा वेनेजुएला। इसका मुख्यालय बेना ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है? पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 3 फर्म। पूर्ण स्पर्धा में फर्म कीमत ग्रहीता होता है। पूर्ण स्पर्धा के अंतर्गत यदि किसी बाजार में कोई विक्रेता प्रचलित मूल्यों से थोड़ा अधिक मूल्य मांगता है तो ग्राहक उसके वस्तु नहीं खरीदेगा। इसके विपरीत यदि वह प्रचलित मूल्यों से थोड़ा कम मूल्य मांगे तो क्रेता उससे ही वस्तु खरीदेंगे। पूर्ण स्पर्धा में एक व्यक्तिगत फर्म उत्पादक अथवा विक्रेता के लिए वस्तु की मांग पूर्णतया लोचदार होती है। फर्म निर्धारण करने वाली नहीं होती है बल्कि वह मूल्य ग्रहण करने वाली होती है। अगला प्रश्न है उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? सही आंसर हो जाएगा 3 प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऐसे व्यक्ति जो अपनी श्रम शक्ति का कुछ न कुछ उपयोग करते रहते हैं किंतु उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। इसमें किसी विशेष कार्य में आवश्यकता से अधिक श्रमिक कार्यरत होते हैं। यदि इस अतिरिक्त श्रम को हटा लिया जाए तो उत्पादकता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? और इसका आंसर हो जाएगा ए कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। यह पूरे दक्षिण भारत में मशहूर है। इस नृत्य का नाम विजयवाड़ा के निकट स्थित कुचेलपुरम नामक गांव के ऊपर पड़ा है। कुचिपुड़ी किस गांव के नाम पे? तो कुचेलपुरम नामक गांव के ऊपर पड़ा है, जहां रहने वाले ब्राह्मण इस पारंपरिक नृत्य को अभ्यास करते थे। परंपरा के अनुसार कुचिपुड़ी नृत्य मूलतः केवल पुरुषों द्वारा किया जाता था और वह भी केवल ब्राह्मण समुदाय के पुरुषों द्वारा। ये ब्राह्मण परिवार कुचिपुड़ी को भागवत थालू कहलाते थे और बाकी ये तीनों जो है वो
गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि कितने समय के लिए होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2 वर्षों के लिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य और 10 निर्वाचित गैर अस्थायी सदस्य होते हैं और प्रत्येक वर्ष आम सभा 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए 5 गैर अस्थायी सदस्यों को चुनाव करती है। 10 गैर अस्थायी सीटों को क्षेत्रीय आधार पर वितरित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 23 सुरक्षा परिषद की संरचना से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से वे 2 राजवंश थे जो खिलजी वंश से पहले थे? यहाँ पर खिलजी वंश से पहले के प्रश्न नहीं होगा कि कौन से 2 राजवंश थे जिसके बीच में खिलजी वंश था। इसका आंसर हो जाएगा गुलाम एवं तुगलक वंश। आइए देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के शासक की सूची क्या था। तो गुलाम वंश जो था वो 1206 से 1290 तक, खिलजी वंश राजवंश रहा 1290 से लेकर 1320 तक। अगर हम तुगलक की बात करें तो ये रहा 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। उसके बाद सैयद राजवंश रहा जो रहा 1414 से लेकर 1451 तक, और लोधी वंश जो लास्ट में रहा वो रहा 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। आंसर हो जाएगा 3 गुलाम वंश एवं तुगलक वंश। नेक्स्ट प्रश्न है कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ग्वालियर में। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की पहली लड़ाई के शताब्दी वर्ष 17 अगस्त 1957 को एक विद्यालय के तौर पर की गई थी। यह संस्था ग्वालियर में स्थित है। वर्ष 1995 में इस संस्थान को विश्वविद्यालय के समकक्ष घोषित किया गया। अगला प्रश्न है कि किस संविधान को लघु संविधान कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान के इतिहास में व्यापक परिवर्तन लाया गया, जिससे कभी कभी इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। संविधान के लगभग सभी हिस्सों में, प्रस्तावना में और संशोधन की धाराओं में 42वें संशोधन द्वारा बदलाव किए गए और नए लेख और अनुभाग भी इसमें जोड़े गए, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 52वां। संविधान के 52वां संशोधन अधिनियम जो 1985 में किया गया था, इसके द्वारा दल बदल को बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए 4थी अनुसूची। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में यह किसने कहा था कि सरकारी नीतियों के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 4 के.टी. शाह। के.टी. शाह बिहार राज्य से संविधान सभा के सदस्य थे, जिन्होंने कहा था कि किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2 टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान मैसूर साम्राज्य का शासक था, जिसने 29 दिसंबर 1782 से 4 मई 1799 तक शासन किया था। वह 4 मई 1799 को चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान पराजित हुए और मारे गए। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिव कुमार वर्मा निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए मशहूर थे? शिव कुमार शर्मा निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए मशहूर है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए संतूर। पंडित शिव कुमार शर्मा जम्मू कश्मीर के एक प्रसिद्ध भारतीय संतूर वादक हैं। उन्हें संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य बनाने का श्रेय दिया जाता है। उन्हें 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1991 में पद्मश्री और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, गांव में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना लागू की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 3 इंदिरा आवास योजना। ग्रामीण गरीबों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंदिरा आवास योजना मई 1985 में जवाहर रोजगार योजना को उप योजना के रूप में शुरू हुआ। 1 जनवरी 1996 से इसे एक स्वतंत्र योजना के रूप में लागू किया गया।
इस योजना का उद्देश्य है एससी, एसटी, गरीब मजदूरों और गैर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणियों से संबंधित गरीबी रेखा से नीचे रह रहे ग्रामीण लोगों की सहायता करना ताकि वे आवासीय में रह सके। नेक्स्ट प्रश्न है, एयरफोर्स का सबसे छोटा कमीशन रैंक क्या है? एयरफोर्स का सबसे छोटा कमीशन रैंक क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1 फ्लाइंग ऑफिसर। थल सेना का सबसे छोटा कमीशन रैंक लेफ्टिनेंट तथा नौसेना का सब लेफ्टिनेंट होता है। थल सेना का सबसे छोटा कमीशन होता है रैंक लेफ्टिनेंट तथा नौसेना का सब लेफ्टिनेंट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूरे राष्ट्रगीत को गाने में सामान्यतः कितना समय लगता है? यहाँ पे राष्ट्रगीत नहीं होगा, राष्ट्रगान होगा। राष्ट्रगान को गाने में सामान्यतः कितना समय लगता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 52 सेकेंड लगता है। पूरे राष्ट्रगान में 5 अंतरे हैं और इसके गाने का कुल निर्धारित समय 52 सेकेंड है। कुछ विशेष अवसरों पर राष्ट्रगान की धुन को संक्षिप्त रूप में भी बजाया जाता है, जिसमें इसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियाँ होती है और गाने का समय कितना देर लगता है? तो वो 20 सेकेंड लगता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी कब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 3 जनवरी को। पृथ्वी की परिक्रमा का मार्ग अंडाकार है, अतः पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी वर्ष भर में एक सी नहीं रहती है। जनवरी में यह सूर्य के सबसे निकट होती है। इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 1460 लाख किलोमीटर होती है। पृथ्वी की इस स्थिति को उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं, पेरीहेलियन कहते हैं। जुलाई में सूर्य से पृथ्वी अपेक्षाकृत अधिक दूर पे होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं, एपीहेलियन कहते हैं, एपीहेलियन कहते हैं। अपसौर और उपसौर दो काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को तथा अपसौर की स्थिति 4 जुलाई की होती है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया? सिंधु घाटी की सबसे पहले कौन सा स्थल खोजा गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1 हड़प्पा। रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के मांटूगुमरी पंजाब में स्थित हड़प्पा स्थल का उत्खनन दयाराम साहनी ने कब किया था? तो 1921 ईस्वी में कराया था। और मोहनजोदाड़ो का जो उत्खनन है 1922 में, और कालीबंगा का उत्खनन हुआ था 1953 में। लोथल को 1954 में उत्खनन का कार्य किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार में मगधी भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1 ईशान को। बिहार में मगधी भाषा का प्रथम कवि ईशान को माना जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी जलधारा ठंडी है? कौन सी जलधारा ठंडी है? आंसर हो जाएगा 1 बेंगुएला का। बेंगुएला अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है जो केप ऑफ गुड होप के निकटतम है। इससे पृथक हो दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर उत्तर की ओर बहती है। जो केप ऑफ गुड होप के निकट इससे पृथक हो दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर उत्तर की ओर बहती है, अतः यह धारा दक्षिण भूमध्य रेखीय धारा में मिल जाती है। नेक्स्ट है, हरवल्लभ संगीत सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि इनमें से जो है वो कौन सा कथन सही है। तो आइए देखते हैं। यह विश्व में भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्राचीन समारोह में से एक है। बिल्कुल सही है। 130 वर्षों तक इसके सफल आयोजन के पश्चात पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसे राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया है। यह भी बिल्कुल सही है। हरवल्लभ संगीत सम्मेलन के संदर्भ में ये दोनों कथन सही है, बाकी ये दोनों कथन गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 सही। दुनिया का सबसे पुराना संगीत कार्यक्रम हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन जालंधर के देवी तालाब मंदिर में मनाया जाता है। संगीत सम्मेलन की शुरुआत बाबा हरिवल्लभ ने अपने गुरु स्वामी तुलागिर जी की याद में की थी। त्योहारों की उत्पत्ति पंजाब में ब्राह्मणों द्वारा प्रचलित संस्कृत में ध्रुपद दोहे गाने की परंपरा में निहित है। इस त्यौहार को पर्यटन विभाग भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय त्योहारों में से एक घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, चक्रवात की क्या पहचान है? चक्रवात की क्या पहचान है? आंसर हो जाएगा 4 विनाशकारी हवा और वर्षा। वायुमंडल से मिलने वाले महत्वपूर्ण पवन विक्षोभों को चक्रवात कहा जाता है। आमतौर पर चक्रवात निम्न दाब केंद्र में होता है, अतः चारों ओर से केंद्र की तरफ हवाएं चलती है। इन हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल होती है। चक्रवात आकार में गोलाकार, अंडाकार या वी अक्षर के समान भी होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? और इसका आंसर हो जाएगा 1 वेलेंटीना तेरेस्कोवा। रूस की वेलेंटीना तेरेस्कोवा को अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की प्रथम महिला होने का गौरव प्राप्त है। तेरेस्कोवा 1963 में कब गई थी? 1963 में 3 दिनों तक अंतरिक्ष कक्षा में व्यतीत की थी।
नेक्स्ट प्रश्न है कि शेर शाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा कहाँ निर्मित है जो सूखा मकबरा के नाम से चर्चित है? सूखा मकबरा के नाम से चर्चित है और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सासाराम में। शेर शाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा सासाराम में निर्मित है जो सूखा मकबरा के नाम से चर्चित है। रोहतास जिला में स्थित सासाराम के नगर को विशिष्ट महत्व शेर शाह के कारण प्राप्त रहा है। इसी क्षेत्र में जो उसके पिता हसन खां सूर को जागीर में शामिल था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने वाला प्रत्याशी अगर लोकसभा का सदस्य है तो उसकी न्यूनतम उम्र 25 वर्ष तथा राज्यसभा का सदस्य होने की स्थिति में 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कब हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और ये बम्बई में हुई थी। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी ए ह्यूम के अतिरिक्त सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस कांग्रेस के प्रमुख वास्तुविद माने जाते हैं और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, जिसमें कितने लोग शामिल थे? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा एक, सहारा। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया तथा नाइजर में विस्तृत सहारा रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल 94 लाख वर्ग किलोमीटर है जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। नेक्स्ट है इस ग्रुप में कौन शामिल नहीं है? इस ग्रुप में कौन शामिल नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा एक, हरियाणा। गुजरात, केरल और तमिलनाडु के कुछ भाग समुद्र से घिरे हैं जबकि हरियाणा स्थल से घिरा हुआ है, तो ये सबसे अलग है। बिहार में राजमहल की पहाड़ियों पर निवास करने वाली प्रमुख जाति कौन सी है? राजमहल की पहाड़ियों पर, और इसका सही आंसर हो जाएगा 3, सौरिया पहाड़ियाँ। बिहार में राजमहल की पहाड़ियों पर सौरिया पहाड़ियाँ जाति निवास करती है। नेक्स्ट है भारत सरकार की मोहर क्या है? भारत सरकार की मोहर क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा एक, शक्ति के प्रतीक खड़े हुए शेरों की तस्वीर। भारत का राज चिन्ह मोहर मौर्य सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। भारत सरकार द्वारा यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य की भूमि सबसे कम है? किस राज्य की भूमि सबसे कम है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, गोवा। गोवा का क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर है और नागालैंड के 16,579 किलोमीटर है। सिक्किम की बात करें तो 7,096 वर्ग किलोमीटर है और त्रिपुरा के 10,486 वर्ग किलोमीटर है, तो सबसे कम है गोवा का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य का सबसे लंबी तटरेखा है? और इसका आंसर हो जाएगा 3, गुजरात का। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है जो कितने हैं? तो ये 1900 किलोमीटर से अधिक दूरी तक विस्तृत है। नेक्स्ट प्रश्न है राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? और इसका आंसर हो जाएगा 2, ब्रह्मो समाज का। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था और इसका मुख्य उद्देश्य था हिंदुओं को उसकी बुराइयों से अलग करना और एकांतवाद का प्रचार प्रसार। इसमें अन्य धर्मों की श्रेष्ठ शिक्षाएं भी शामिल की गई थी। अगला प्रश्न है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग एमबीसी को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा 2, 20%। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग को 20% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए 50%, सभी वर्ग के महिलाओं के लिए ये किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की पहली विद्युत रेल डेक्कन क्वीन किनके बीच चलाई गई थी? पहली विद्युत रेल डेक्कन क्वीन किनके बीच चलाई गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा 3, मुंबई और पुणे के बीच। सर्वप्रथम विद्युत चालित डिलक्स ट्रेन यानी डेक्कन क्वीन कब चला था? तो 1 जून 1930 को मुंबई बीटी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से पुणे के बीच चलाई गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? और आंसर हो जाएगा 3, संपत्ति कर। धन कर प्रत्यक्ष करों में से एक है जो सीधे करदाता द्वारा सरकार को भुगतान किया जाता है। अगला है अभिनव भारत के नाम से गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी की स्थापना किसने की? और इसका सही आंसर हो जाएगा 3, बीडी सावरकर ने। विनायक दामोदर सावरकर एवं उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने 1899 ईस्वी में मेजनी के तरुण इटली की तर्ज पर एक गुप्त सभा मित्र मेला का गठन किया, जिससे 1904 में अभिनव भारत की स्थापना हुई।
नेक्स्ट है सती प्रथा कब समाप्त किया गया। सती प्रथा कब समाप्त किया गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में। किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का समाप्त कर दिया। बेंटिंक इस प्रथा को खिलाफ कानून बनाकर दिसंबर 1828 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कीजिए। तो कभी कभी धारा पूछ दिया था, तो धारा हो जाएगा 17। नेक्स्ट है बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नायलॉन उद्योग के लिए, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए मुंगेर। बिहार के मुंगेर जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला सेक्शन है सामान्य विज्ञान एवं गणित के। नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर हिमांक क्या होता है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने पे, और इसका आंसर हो जाएगा ए घटता है। निश्चित ताप पर द्रव को ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को द्रव का हिमांक कहते हैं। पराया हिमांक एवं गलनांक ठोस के द्रव में बदलना बराबर होते हैं। अशुद्धि मिलाने से, जैसे बर्फ में नमक की मिलाने से गलनांक घटता है। अगला प्रश्न है कि वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण होता है। वाहन चालन हेतु साइड मिरर कौन सा दर्पण होता है, और इसका आंसर हो जाएगा 3 उत्तल। वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण उत्तल होता है। उत्तल दर्पण द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्रों को, वस्तुओं को प्रतिबिंबित एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। इस प्रकार उत्तल दर्पण को दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, इसलिए ट्रक चालकों या मोटर कारकों में चालक के बगल में ये लगाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके लिए एक बीटी बीज भी विकसित किया गया है। बीटी बीज, और इसका आंसर हो जाएगा 3 कपास। बीटी बीज को कपास के लिए विकसित किया गया है। बीटी कॉटन आनुवंशिकीय रूप से परिष्कृत अवयव जीएमओ तथा कपास की एक किस्म है जो बाल मार्म हेतु कीटनाशी उत्पन्न करता है। बीटी कॉटन 3 प्रकार के बालमार्म अर्थात अमेरिकन स्पॉटेड और पिंक बालमार्म को प्रभावशाली रूप से नियंत्रित करने के कारण कपास के उत्पादन में वृद्धि करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन से प्रकार के पेड़ को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा 2 आत्पोद्भिद। हेलियोफाइटा यानी आत्पोद्भिद ऐसे पादप हैं जो धूप से अधिक बढ़ते हैं, इसलिए इन्हें धूप प्रिय पादप भी कहते हैं। वे गहन आत्पन वाले स्थानों में पाए जाते हैं। सौर पादपों में म्यूलिन, लिंग, थाइम, सॉफ्ट, बेलक्रो, सफ़ेद तिपतिया और अधिकांश गुलाब शामिल है। अगला है प्याज एक गांठ बल्ब का उदाहरण है जो कि एक परिवर्तित खाली स्थान है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 1 तना। गांठ कुछ पौधों के परिवर्तित तने हैं जहां पौधे अपनी आरक्षित सामग्री को संचित करते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसका प्रयोग किया जा सका। ऐसे पौधों में संग्रहण अंग को रूपांतरित किया जाता है। ऐसे पौधों में रूपांतरित कली या वृद्धि बिंदु होता है जो कि रूपांतरित गुत्तेदार पदियों से घिरा होता है। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं। क्या पता लगाते हैं गैल्वेनोमीटर के द्वारा, और इसका सही आंसर हो जाएगा 3 धारा। गैल्वेनोमीटर यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने से किया जाता है। अगला है धातु की एक प्लेट के बीच काट कर एक छेद बनाया गया है और फिर उसे गर्म किया गया है। छेद का आकार क्या होगा, और इसका आंसर हो जाएगा ए बढ़ेगा। धातु की एक प्लेट के बीच काट कर एक छेद बनाया गया और फिर उसे गर्म किया गया है तो छेद का आकार बढ़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी मिश्र धातु मुख्यतः कॉपर तथा टीन से बनती है, और इसका आंसर हो जाएगा 2 कांसा। कांसा तांबा और टीन का एक मिश्र धातु है। यह मनुष्य के लिए उपयोग में आने वाली सबसे पुरानी धातुओं में से एक है। संरचनात्मक और डिजाइन तत्वों के लिए वास्तुकला में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वह धातु पहचानिए जो निराविषी प्रकार की है, और इसका आंसर हो जाएगा 2 स्वर्ण या गोल्ड। प्रकृति में सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है जो निराविधि प्रकार का धातु है, नॉन पॉइजनस धातु है। नेक्स्ट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब घटती है जब आपातकाल का कोण खाली स्थान क्रांतिक कोण से दिए गए विकल्पों के साथ रिक्त में भरे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 अधिक। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब घटती है जब आपातन का कोण अधिक क्रांतिक कोण से है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि धूम कोहरा में मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 3 प्रॉक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट। ओजोन और प्रॉक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट मिलकर कोहरा बनाते हैं।
ओजोन कपड़ों एवं रबड़ को नुकसान पहुंचाता है, जबकि पेरोक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट आँखों में जलन पैदा करता है। अगला है सामान्यतः साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन मैल को साफ करने वाला एक संगठक है जो आमतौर पर वसा या फैटी एसिड होने पर क्षार की प्रतिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। साबुन बनाने में उपयोग किए जाने वाले सामान्यतः अल्कोहलीज सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिन्हें कॉस्टिक सोडा भी कहा जाता है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक पोटाश कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए पोटेशियम। एक प्रतिक्रियाशील धातु वह है जो अपने इलेक्ट्रॉनों को छोड़ने के लिए क्या करता है, अन्य तत्वों के साथ आसानी से प्रतिक्रिया करता है। कुछ धातुओं की प्रतिक्रियाशीलता अवरोही क्रम में इस प्रकार है, आप इसे ध्यान रख सकते हैं। K ग्रेटर दैन Na ग्रेटर दैन Ca ग्रेटर दैन Mg ग्रेटर दैन Al ग्रेटर दैन Zn ग्रेटर दैन Fe ग्रेटर दैन Pv और ग्रेटर दैन Cu, इसे याद रख सकते हैं। अगला है ऊपर से देखने पर पानी की टैंक उथला क्यों दिखाई देता है। ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 2 अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तरल ताल या पानी की टंकी का पानी इसकी गहराई की तुलना में उथला दिखाई देता है। प्रकाश जब तक पानी में रहता है सीधी दिशा में गति करता है, लेकिन यदि प्रकाश परोक्ष रूप से पानी से वायु में ऊपर की ओर गति करता है तो यह नीचे की ओर सतह की दिशा में झुक जाता है। इस झुकाव को अपवर्तन के रूप में जाना जाता है और यह स्थिति तब घटित होती है। नेक्स्ट है एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निश्चित अंडों की संख्या कितनी होती है, और इसका आंसर हो जाएगा 3 1। 10 से 15 साल की आयु की लड़की के अंडाशय हर महीने एक विकसित अंडा उत्पन्न करते हैं या डिंब शुक्राणुओं के साथ मिलकर गर्भाधारण करते हैं। नेक्स्ट है फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं। फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा 4 फुफ्फुसबाहनीय गुहा में। फुफ्फुसाबाहनीय गुहिका में स्थित होते हैं फेफड़े। मानव शरीर की रचना में फेफड़े फुफ्फुस गुहा में पाए जाते हैं। फुफ्फुस गुहा फेफड़ों की 2 फुसफुस के बीच संभावित जगह होती है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं से स्रावित होती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पेट के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव किया जाता है जो प्रोटीन के विघटन में सहायक होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम में पेप्सिनोजन की सक्रिय कर अमीनो एसिड को जोड़ने बॉन्ड को तोड़कर भोजन के पाचन में मदद करता है। अगला है पाइसीकरण क्या है। पाइसीकरण क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा 1 वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना पाइसीकरण कहलाता है। पाइसीकरण के माध्यम से बड़े वसा ग्लोबुलेस छोटे समान रूप से वितरित कणों को तोड़ जाते हैं। यह कार्य छोटी आंत में मुख्य रूप से पीत अम्ल द्वारा पूरा किया जाता है। नेक्स्ट है एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है, और इसका आंसर हो जाएगा 1 पीएच। एंजाइम और अन्य प्रोटीन के पीएच की एक इष्टतम सीमा होती है और इन सीमा के बाहर वे निष्क्रिय या विकृत हो सकते हैं। अगला है प्रोटीन किससे पचते हैं। प्रोटीन किससे पचते हैं, सही जवाब हो जाएगा 1 प्रोटीन से। प्रोटीन का पाचन प्रोटीएज नामक एंजाइम द्वारा निष्पादित होता है। यह प्रक्रिया पेट में शुरू होती है जहां पेप्सिन कुछ प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड में विघटित करती है। अमीनो एसिड प्रोटीन पाचन के अंत उत्पाद होते हैं जिन्हें अवशोषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा 3 हेपैरिन। हेपैरिन एक धक्का रोधक होता है जो खून जमने से रोकता है। यह रक्त वाहिकाओं को दीवारों में मौजूद होता है जो खून को जमने की अनुमति नहीं देता है। अगला है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है, और इसका आंसर हो जाएगा 3 मौसम विज्ञानी। क्या कहते हैं, मौसम विज्ञानी। अगला है विषुव शब्द किसका घोतक है। विषुव शब्द किसका घोतक है, सही जवाब हो जाएगा 3 का, जब दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति में सर्वत्र दिन एवं रात बराबर होती है। इन दोनों स्थितियों को विषुव कहा जाता है। नेक्स्ट है लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है, और इसका आंसर हो जाएगा 2 पीला। लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग है और अन्य सभी रंगों को इनसे निर्मित किया जा सकता है। जब लाल और हरे को रंग को मिश्रित किया जाता है तो पीले रंग का निर्माण होता है, और लाल और नीले को मिलाने पर मैजेंडा रंग का निर्माण होता है, और नीला और हरा रंग को मिलाने के पे क्या होता है, सियान रंग का निर्माण होता है।
HR में HR किसके लिए है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 3 हॉरिजॉन्टल रूल। एक वेब पेज में लेआउट को नियंत्रित करने के लिए 2 टैग का इस्तेमाल किया जाता है, हॉरिजॉन्टल रूल HR का। नेक्स्ट प्रश्न मैथ सेक्शन से कि कोई दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 25% भत्ता देने के बाद घटे हुए मूल्य पर 20% भत्ता देकर बेचता है। यदि उसने वस्तु को 6,000 रुपये में बेचा हो तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना रहा होगा। तो माना कि वस्तु का अंकित जो मूल्य जो है वो अंकित मूल्य कितना है, वो है x। 25% एवं 20% बट्टा देने पर तो 100 माइनस 25 बटा 100 गुना 100 माइनस 20 बटा 100 और गुना कितने में, x में। और वो कितने के बराबर है, तो वो 6,000 के बराबर है। यानी हमें सोल्व करने के बाद आएगा 75 बटा 100 गुना 80 बटा 100 गुना x बराबर 6,000 रुपया। तो x का मान यहाँ से निकाल देंगे तो हमारा आ जाएगा 10,000 रुपया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यंजक दिया हुआ है उसका मान निकालना है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पर भागा है और यहाँ भी भागा है। जब इसे आप सोल्व कीजिएगा तो 5 प्लस 8 माइनस 3 5 हो जाएगा। उसके बाद भागा 2 गुना, जब इससे पूरे सोल्व कीजिएगा तो ये हमारा निकल के आएगा 6/53 गुना कर दिए, क्योंकि भागा में है तो इसे उलट दिए, 6 को ऊपर कर दिए, 53 को नीचे कर दिया है। इसे सोल्व करेंगे तो 5 प्लस 5 भागा 12/53 हो जाएगा। तो क्या होगा, इसे आगे सोल्व करेंगे 5 प्लस 5 गुना 53/12 तो हमारा निकल कर आ जाएगा 60 प्लस 265/12 यानी 325/12 आंसर। तो आंसर हो जाएगा ए 325/12। अगला प्रश्न है कि एक आदमी ने 2 रेडियो में से प्रत्येक को 1500 रुपया में बेचा। इनमें से एक पर 25% लाभ और दूसरे पर 25% की हानि हुई। पूरे सौदे पर उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, ये देखना। तो ऐसी स्थिति में जब दोनों वस्तुओं की विक्रय मूल्य समान हो तो हमेशा हानि ही होती है। तो एक फार्मूला होता है हानि परसेंट बराबर x²/100, जहाँ x जो है वो हानि परसेंट हो सकता है या लाभ परसेंट। अगर दोनों बराबर है तभी ये लगाना है। तो हो जाएगा 25 गुना 25/100 625/100 बराबर 6.25%। और हमेशा क्या होता है, हानि होता है। तो आंसर हो जाएगा 6.25 हानि। सही आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंतर में कितना जोड़ा जाए ताकि योगफल 100 हो जाए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना आता है, 1 आता है, क्योंकि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 होगा। अब 5 अंकों की छोटी संख्या जो हमारे पास होगा 1 पे 4 शून्य होगा। जब इसे हम घटाएंगे तो हमारे पास जो आएगा वो हमेशा 1 आएगा और ये सारे कट जाएंगे। तो अंतर जो हमारे पास आएगा वो 1 आएगा। अतः इसमें 99 जोड़ने पर योगफल कितना हो जाएगा, 100 होगा, क्योंकि 1 + 99 बराबर 100। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी सिनेमा के घर में एक आदमी अपने बच्चों के साथ फिल्म देखने जाए। किसी सिनेमा घर में एक आदमी अपने बच्चों के साथ फिल्म देखने जाता है जिसमें बच्चों का टिकट मूल्य वयस्कों के टिकट मूल्य से 1/4 है। यदि 3 वयस्क और 3 बच्चों के टिकट का मूल्य 600 रुपया हो तो वयस्क के एक टिकट का मूल्य क्या होगा। 3 वयस्क और 3 बच्चे का टिकट कितना है, तो 600 रुपया है। और 1 वयस्क प्लस 1 बच्चे का टिकट का मूल्य कितना हो जाएगा, 600/3 बराबर 200 रुपया हो जाएगा। अब वयस्क और बच्चों के टिकट के मूल्य का अनुपात है 4:1 है। मूल्यों का अनुपात है 4:1। तो वयस्क के टिकट का मूल्य क्या हो जाएगा, तो 4/5 गुना 200, क्योंकि वयस्क के टिकट का मूल्य 4 है, टोटल कितना है 5 है। तो इसे काट देंगे तो 520 0 यानी 416 160 रुपया। आंसर हो जाएगा चौथा नंबर 160 रुपया। नेक्स्ट है 2000 रुपया लाभ की राशि को राम, रंजीत एवं संतोष के बीच क्रमशः 2:3:5 में बांटा गया हो तो संतोष को रंजीत से कितना अधिक लाभ मिला। माना कि तीनों को क्या है राशि, 2x 3x और 5x है। तीनों का योग अगर हम कर देते हैं 2x + 3x + 5x बराबर कितना होगा, 10x होगा। प्रश्नानुसार जो प्रश्न कह रहा है कि 10x बराबर 2000 रुपया है
तो x बराबर कितना हो जाएगा 200 रुपया। अतः संतोष को प्राप्त क्या हो जाएगा, तो संतोष का मिला था अनुपात 5 में, तो 5 गुना 2000 बराबर 1000 रुपया। रंजित को प्राप्त हुआ है 3 गुना 200 बराबर 600 रुपया। रंजित को मिला है 600 रुपया। तो और संतोष को प्राप्त अधिक राशि कितना है, संतोष से कितना अधिक प्राप्त हुआ है, तो 1000 माइनस 600। संतोष को प्राप्त अधिक राशि कितना हुआ है, तो 1000 माइनस 600 बराबर 400 रुपया। प्रश्न में कह रहा है कि संतोष को रंजीत से कितना अधिक है, तो रंजीत को 600 और संतोष को 1000, तो 400 अधिक मिला है। आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी सड़क के किनारे खड़े एक आदमी को 5 मिनट में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर पर घंटा हो तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई के लिए सीधी सी कर देना है कि 60 गुना 1000 बटा 60 गुना कितने मिनट में, तो 5 मिनट में। आंसर हो जाएगा 5000 मीटर। सीधी सीधी आप निकाल लीजिएगा 5000, या फिर इसे हम बदल के भी कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड के हिसाब से अगर बदल देंगे तो भी आ जाएगा, मीटर पर सेकंड से हिसाब से या मीटर पर मिनट के हिसाब से, तो आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 2 नंबर का। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि नवनीत और नमिता को वर्तमान उम्र में 24 वर्ष का अंतर है और अनुपात 5:7 है, तो उनकी वर्तमान उम्र का योग क्या है। आइए, नवनीत की नमिता की उम्रों का योग कितना है, 5 + 7 बटा 7 माइनस 5 गुना 24। जब इसे सोल्व करेंगे तो 7 × 5 = 12 बटा 2 गुना 24। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 12 से कट जाएगा, तो 12 गुना 12 बराबर 144 वर्ष हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा 144 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है कि 18 आदमी किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। अगर उसी काम को 6 आदमी द्वारा कराना हो तो कितने दिनों में लग जाएंगे। इसका फार्मूला एक होता है m1 गुना d1 बराबर m2 गुना d2। तो d2 बराबर हमारे पास आ जाएगा m1 गुना d1 बटा m2 बराबर 18 गुना 20 बटा 6 बराबर 60 दिन। आंसर आ जाएगा, सही जवाब हो जाएगा पहला। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किसी काम को राम और श्याम क्रमशः 10 दिन और 20 दिनों में करते हैं। अगर दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते तो इसके बाद राम काम छोड़कर चला जाता, तो शेष काम अब कितने दिनों में श्याम समाप्त करेगा। 5 दिनों में राम और श्याम द्वारा किया गया काम क्या हो जाएगा, 5 गुना 1/10 प्लस 1/20। तो हमारा आ जाएगा 5 गुना 3/20 बराबर 3/4 भाग। शेष काम कितना बच गया, शेष काम जो हमारे पास बचा 1 में उसे घटा देंगे तो बच गया 1/4 भाग, यानी 25%। अब शेष काम को श्याम करेगा, इसलिए 1/4 भाग को काम समाप्त करने में श्याम को कितना लगेगा, 1/4 गुना 20 बराबर 5 दिन लगेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 5 दिन। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 3 लगातार सम संख्याओं का योगफल 210 हो तो उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो माना कि पहली सम संख्या क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो दूसरी सम संख्या क्या हो जाएगा, तो x + 2 हो जाएगा, तीसरी हो जाएगा x + 4 हो जाएगा। अब प्रश्न से कह रहा है कि 3 लगातार सम संख्याओं का योगफल 210 है। x + 2 + x + 4 बराबर कितना है, 210 है। तो यहाँ से हमें x का मान निकालेंगे तो 68 आ जाएगा। सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, 68 + 4 बराबर 72। और सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या जो हो जाएगा वो तो x ही है, तो 68, और दोनों का अंतर हो जाएगा 72 - 68 बराबर 4। इसका सही आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक पिता अपने पास कुल संपत्ति का आधा अपनी पत्नी को, शेष 2/5 अपने पुत्रों को तथा शेष का 1/5 भाग अपने पुत्री को देता है तथा शेष जितना बचता है उसका 1/5 भाग दान देता है। इसके बाद भी उसके पास 500 रुपया शेष बचता है, तो उस आदमी की संपत्ति कितनी थी, ये प्रश्न में कह रहा है। तो आइए जब इसे सोल्व करेंगे तो ये काफ़ी लंबा जाएगा कि माना कि पिता के पास कितना है, x है, तो पत्नी का हिस्सा कितना हो जाएगा, x/2। शेष कितना बचेगा, तो ये बचेगा x/2। पुत्र का हिस्सा कितना होगा, क्योंकि 2/5 दे रहा है, कितना, x/2 में, तो x/5 पुत्र का है।
अब शेष कितना बचेगा, तो x/2 में ही x/5 दिया तो शेष बचा 3x/10। पुत्री का हिस्सा कितना हो जाएगा, 1/5 दे रहा है कितना में, 3x/10 में, तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा 3x/50। शेष कितना बचेगा अब, तो 3x/10 में से कितना जाएगा, 3x/50, यानी जो हमारे पास है 15x-3x/50 बराबर 12x/50। अब दान में दिया गया राशि कितना है, 1/5 है, तो इससे निकाल लेते हैं 12x/50 गुना 1/5 बराबर 12x कितना हो जाएगा, 250। ये दान में हुआ। अब शेष इसमें भी कितना बचता है, तो 250 क्या होगा, 250 नहीं 12x पहले था, पहले जो था वो 12x/50 में से कितना घटेगा, 12x/250। जब इसे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, 48x/250, और अंतिम शेष कितना बच रहा है, तो 500। तो 48x/250 बराबर कितना हो जाएगा, 500। यहाँ से x का जो मान निकलेगा वो 2604.16, 2604.16 आएगा। इस तरह के थोड़ा लंबा प्रश्न जाएगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथे नंबर के। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं के श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखना है कि प्रश्नवाचक, तो 3 से 7 हुआ है, क्या करना है कि 3 अब +2 के स्क्वायर कर देंगे तो 4 अब +3 7 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, 7 अब +3 के स्क्वायर कर देंगे, 3 3 9 7 16 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे 4 के स्क्वायर +16, यानी 4 4 कितना हो जाएगा, 16 + 16 बराबर आ जाएगा 32। इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 3, 32 आ जाएगा। 3 अब +2 के स्क्वायर के लिए 7 लाया है, 7 + 3 के स्क्वायर करके 16 लाए हुए हैं, और 16 + 4 के स्क्वायर बराबर 32 आएगा। यही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि 32 + 5 के स्क्वायर बराबर जो हम आ जाएगा वो 57 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक दुकानदार अपने सामानों की मूल्य 20% बढ़ाया तो उसके सामानों की बिक्री में 10% की कमी आ गई, तो उसके कुल व्यापार पर क्या % प्रभाव पड़ेगा। तब व्यापार पर 10%, माने व्यापार पर कितना % प्रभाव निकालना है, तो 20 - 10 गुना 20/100, ये एक डायरेक्ट फार्मूला है जिसे आप निकाल सकते हैं। तो 20 - 10 - 2 बराबर 20 - 12 बराबर 8% की वृद्धि होगी, यानी 20% बढ़ाएगा तो 10% की कमी आएगा, तब भी 8% की वृद्धि होगी। या इस तरह भी देख सकते हैं कि आप कितना है कि अगर पहले 100 रुपया में था, अब बेच रहा है कितना, 120 रुपया में, लेकिन 10% लोग कम, उससे कमी आ गई है। तो पहले 10% इसका निकालेंगे तो हमारे पास जो आएगा कितना, 12 आ गया। तो 120 - 12 कितना हो जाएगा, 108, यानी फिर भी 100 से ज़्यादा ही है 8। 108 - 100 बराबर 8, तो आंसर हो जाएगा 8% यहाँ पर वृद्धि है, तो आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट प्रश्न है, सुनीता ने 8000 रुपया रीता से उधार लिया, जिस पर साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों बाद 10,000 रुपये लौटाई, तो ब्याज की दर क्या थी। तो मूलधन दिया हुआ है जो कितना, 8000 रुपया, अब मिश्रधन जो हमारे पास दिया हुआ है वो 10,000 रुपया, तो ब्याज जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2000 रुपया। तो दर बराबर निकल जाएगा ब्याज गुना 100 बटा मूलधन 8000 गुना 4, सोल्व कीजिएगा 25/4 आएगा, 6.1/4% आएगा, तो आंसर हो जाएगा पहला। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक आदमी अपने वास्तविक चाल के 5/3 चाल से दफ्तर जाता है तथा दफ्तर 30 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो वास्तविक चाल से दफ्तर जाने में उसे कितना समय लगता है। तो इसका आइए सोल्व करते हैं कि समय बराबर हो जाएगा 5/5 - 3 गुना 30 बराबर 5 गुना 15 बराबर 75 मिनट। अगर कोई आदमी अपने वास्तविक चाल के x/22 चाल से चलकर अपने लक्ष्य तक t समय पहले या देर पहुँचे, तब वास्तविक चाल से लक्ष्य तक पहुँचने में लगा समय का जो फार्मूला होता है वो x/x तथा y का अंतर अगुना लगा समय जो होगा वो t है। तो इसका इस तरह सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास जो आ जा रहा है 75 मिनट, डायरेक्टली आंसर हो जाएगा 75 मिनट। क्या फार्मूला है
कि अगर कोई आदमी अपने वास्तविक चाल के x/22 चाल से चलकर, अगर x/22 चाल से चलकर अपने लक्ष्य समय तक कभी t से पहले या देर से पहुँचे, तो वास्तविक चाल से लक्ष्य तक पहुँचने में क्या समय लगेगा। पहले x लिख दीजिएगा और x तथा y का अंतर कर दीजिएगा और गुना जो समय t लगा, या तो पहले t पहुँचे या बाद में, वो t लिख दिएगा। तो एक करिएगा सोल्व तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध तथा पानी के 50 लीटर के मिश्रण जिसमें 25% पानी है के साथ 30% पानी वाला कितना लीटर मिलाया जाए जिससे नए मिश्रण में 20% पानी हो जाए। पहला मिश्रण क्या है 25%, दूसरा मिश्रण है 30%। अब कह रहा है कि किस तरह मिलाया जाए कि वो 20% हो जाए। तो इसका जो हम करते हैं 5 होगा और ये 10 होगा, यानी 10 है 2:1 है। 2 इकाई बराबर 50 लीटर, तो 1 इकाई बराबर 25 लीटर। आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर पे। नेक्स्ट है, एक आदमी किसी वस्तु को जब 1500 रुपया में बेचता है तो उसे उतने ही रुपये की हानि होती है जितना उस वस्तु को 2500 रुपया में बेचने पर उसे लाभ होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। वस्तु का क्रय मूल्य बराबर होता है दोनों विक्रय मूल्यों का योग बटा 2। तो दोनों विक्रय मूल्यों का योग 1500 प्लस 2500 बटा 2 बराबर 4000 बटा 2 बराबर 2000 रुपया। तो आंसर हो जाएगा 2। वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर होता है दोनों विक्रय मूल्यों का योग बटा 2 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक हौज में 2 नल ए और बी लगे हुए हैं। नल ए 5 लीटर प्रति मिनट की दर से हौज में पानी भरता है, जबकि दूसरा नल बी भरे हुए नल को 40 घंटे में खाली कर सकता है। अब हौज पूर्णतः खाली हो तथा दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो 120 घंटा में हौज पूर्णतः भर जाता है। तो हौज की क्षमता क्या होगा। तब माना कि पहला नल उसे 1 घंटा में भर देगा। तो प्रश्न में कह रहा है कि 40 गुना x, 40 माइनस x बराबर कितना है, वो है 120 घंटा में हौज पूर्णतः भर जाता है। तो हौज की क्षमता बतावे। तो यहाँ से अगर हम x की मान निकालते हैं तो वो हो जाएगा 30 घंटे। हौज की क्षमता क्या होगा 5 गुना 60 गुना 30 बराबर 9000 क्या हो जाएगा लीटर। आंसर हो जाएगा चौथा नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक नाव की चाल धारा के साथ 20 किलोमीटर पर घंटा तथा धारा के विपरीत 12 किलोमीटर पर घंटा हो तो धारा की चाल क्या होगी। तो धारा का वेग बराबर होता है हाफ गुना धारा के साथ नाव की चाल माइनस धारा की विपरीत चाल बराबर हाफ गुना 20 माइनस 12 बराबर 1/2 गुना 8 बराबर 4 किलोमीटर पर हावर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 10% घटा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्षेत्रफल पर परसेंटेज प्रभाव का एक फार्मूला है, तो सीधी निकाल दीजिए। 120 गुना 90 बटा 100 गुना 100 बराबर 8% की वृद्धि होगी, क्योंकि आयताकार क्षेत्र की लंबाई 20% बढ़ाया यानी 120 कर दिया और 10% चौड़ाई घटाया तो ये 10% हो गया। तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नीचे तो 100 लंबाई चौड़ाई है, अगर इस तरह बढ़ाएगा तो 8% की वृद्धि होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 18 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है, जब 30 वर्ष का एक नया विद्यार्थी पुराने विद्यार्थियों को हटाकर आ जाता है तो उनकी औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। पुराने विद्यार्थी की आयु क्या है। तो सबसे पहले 18 विद्यार्थियों की कुल आयु कितनी होगी। तो 18 गुना 20 कर देंगे, निकल के आ जाएगा 360 वर्ष। अब 30 वर्ष के विद्यार्थियों को शामिल होने पर औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है, अर्थात 18 वर्ष क्या हो जाता है बढ़ जाता है 1 वर्ष, औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो अब क्या हो जाएगा 30 माइनस 18 बराबर 12 वर्ष। इसलिए पुराने विद्यार्थी की उम्र जो होगा वो 30 माइनस 18 बराबर 12 वर्ष। सही आंसर 12 वर्ष। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दो संख्याएं 19, 17 के अनुपात में है, उनका महत्तम समावर्तक HCF 11 है, तो संख्याएं क्या होगी। तब माना कि संख्याएं होगी 19 के तथा 17 के, तो मसा बराबर जो हो जाएगा मसा बराबर हो जाएगा के बराबर 11। तो संख्याएं जो होगा 19 गुना 11 बराबर 209, 17 गुना 11 बराबर 187। आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर का।
99 नंबर प्रश्न है कि आरोही क्रम में लिए गए 3 क्रमागत पूर्णांकों को क्रमशः 2, 3 और 4 से गुना किया जाता है और उनके गुणनफलों को जोड़ने से प्राप्त संख्या 74 है। सबसे बड़ी संख्या कितनी है? तो आइए देखते हैं। माना कि 3 लगातार संख्या कौन है? x, x+1, x+2 है। तो प्रश्न से कह रहा है कि 2, 3 और 4 से गुना किया जाए क्रमशः। x में 2x से प्लस x+1 में 3 से अगर हम गुना करते हैं और x+2 में 4 से गुना करते हैं तो हमारा जो मान है वो 74 प्राप्त होता है जोड़ने पर। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 9x + 11 बराबर 74 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 63/9 बराबर कितना? 7 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या जो होगा, बड़ी संख्या वो कितनी है? तो x+2 है। x प्लस कितना हो जाएगा? 7 बराबर 9 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट है, एक वर्ग का विकर्ण √200 सेंटीमीटर है। यदि आयत की भुजाएं 5:2 के अनुपात में है जो कि वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो आयत की लंबाई कितनी होगी? तो आइए इसे सोल्व करते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत के क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना होगा? विकर्ण के स्क्वायर बटा 2 होगा। अब कह रहा 5:2 में, यानी 5 के गुना 2 के बराबर होगा √200 के स्क्वायर बटा 2 होगा, यानी 5 दूनी 10 के स्क्वायर बराबर होगा 100 के स्क्वायर बराबर होगा 10 के बराबर होगा √10। आयत की लंबाई 5 के है तो 5 गुना √10 बराबर कितना होगा? √25 गुना 10 बराबर √250। आंसर हो जाएगा हमारे पास दूसरा नंबर। अगला प्रश्न है मानसिक क्षमता तर्क शक्ति रीजनिंग का। आइए फटाफट देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या अक्षर संख्या को चुनिए। उपवास, भूख, दौड़, उसके बाद क्या हो जाएगा? थकावट। उपवास रखने पर भूख लगती है, दौड़ने पर थकावट होती है। अगला है विलोम विपर्याय माने विलोम माने समानार्थक पर्याय। तो विश्लेषण बराबर क्या होगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए संश्लेषण। विलोम एवं पर्याय एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द है, उसी प्रकार विश्लेषण का विपरीतार्थक शब्द संश्लेषण होता है। अगला है एक तरह का सीरीज दिया हुआ है, पहले ये देखना है कि ये किस तरह का है। तो F से E गया, वो क्या किया है? -1 किया है। L से J गया है, -2 किया है। R से O गया है, -3 किया है। तो X से जो T गया है -4 करेगा। इसी तरह C से -1 करेगा तो क्या मिलेगा हमें? तो वो C से होगा B मिलेगा। K से -2 करेगा तो जो हमें मिलेगा वो मिलेगा क्या? I मिलेगा। इसी तरह -3 पर Q मिलेगा और Y से -4 करेगा तो U मिलेगा। BIQ कौन होगा आंसर? तो आंसर हो जाएगा हमारे पास चौथे नंबर का। कौन सा? चौथे नंबर का सही हो जाएगा BIQU। नेक्स्ट प्रश्न भी एक सीरीज वाला है, देखते हैं इसमें किस तरह का सीरीज है। तो B से Y विपरीत अक्षरों का युग्म है। B से Y विपरीत गया है, E से भी विपरीत गया है, H से S विपरीत गया है, K से P विपरीत गया है। उसी प्रकार अगर हम ADGC को करेंगे तो A के विपरीत जो होगा वो Z होगा, D के विपरीत होगा वो W होगा और J के विपरीत जो होगा वो होगा T और G के और J के जो होगा वो Q होगा, ZWTQ। आंसर हो जाएगा हमारा कितना नंबर? तो तीसरा नंबर। नेक्स्ट एक सीरीज का है, ये भी देखते हैं ये किस तरह लिखा हुआ है। अगर C की बात करें तो C बराबर होता है 3 गुना 9 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27। और L बराबर क्या होता है? 12 गुना 2 करेंगे तो आ जाएगा 24 और यही 24/27 लिखा हुआ है उलट के। ठीक इसी तरह E बराबर 5 होता है, 5 गुना 9 करेंगे तो 45 हो जाएगा। और N बराबर क्या है? 14 होता है, इसे 14 गुना 4 करेंगे तो 56 हो जाएगा। ये 12 गुना में 2 इसलिए किया कि आगे लास्ट में 2 है, इसमें 14 गुना 4 करेंगे क्योंकि इसमें 4 है, ऊपर वाला में तो 9 से ही सिर्फ गुना करेंगे। तो आंसर हो जाएगा 56/45। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन करें। इनमें से कौन सी संख्या है जो लुप्त संख्या है? आइए देखते हैं। 11, 17,
8, 16, 36, 4, 15, 23 वाट। 11 प्लस रूट 16 कर देंगे तो हमारे पास ही 15 आ जाएगा। 11 प्लस रूट 16 कर देंगे तो 15 आ जाएगा। 17 प्लस रूट 6 करेंगे तो 23 आ जाएगा। इसका रूट कर देंगे आप, प्लस कर देंगे तो 10 आ जाएगा। आंसर हमारे पास चौथा आ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो बैडमिंटन को छोड़कर अन्य सभी जो है वो मेज पे खेले जाते हैं, टेबल टेनिस, स्नूकर और बिलियर्ड्स। तो आंसर हो जाएगा तीसरा। चलिए भिन्न छांटना है, इसमें से भिन्न कौन सा है। तो देख सकते हैं कि इसमें से जो भिन्न होगा वो 2 होगा। ए एवं यू जो है वो क्या है, वो वॉवेल्स है, स्वर है, बाकी सब में कांस्टेंट है। चलिए इसमें देखना 109 नंबर में कि किस तरह छांट सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अगर बी से एफ गया +4 है, एफ से जे +4 है, जे से एन +4 है, +4 +4 है। अगर हम दूसरे सीरीज में हम देखते हैं तो इसमें भी सी से जे +4 +4 +4 +4 +4 किया गया है। अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें +4 +4 +4 +4 +4 सभी में +4 किया गया है। अब आखिरी बचता है, उसमें देखना है क्या किया गया है। तो ये ई से आई +4 है, आई से एम +4 है, लेकिन एम से जो पी गया है वो +3 है, यहाँ हमें मिल जा रहा है। और पी से एस गया है, ये भी +3 है, और एस से डब्ल्यू ये +4 है, यानी यहाँ पर हमें मिल गया। हम सबसे भिन्न यही है, तो आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें से भिन्न देखना है कि कौन है। 81, 8, 16, 625 में तो संख्या जो है वो 8 को छोड़कर अन्य सभी पूर्ण वर्ग है। 81 भी पूर्ण वर्ग है, 16 भी पूर्ण वर्ग है और 625 भी पूर्ण वर्ग है। इसका हो जाएगा 25, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 9। तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा दूसरे नंबर में। 111 को देखना है कि ये किस तरह है। तो ये संख्या युग्म जो है देखना है कि 824 - 14 को छोड़कर अन्य सभी जो है पहली संख्या दूसरी संख्या द्वारा पूर्णतः विभाज्य है। अगर 12 से इसको विभाज्य करते हैं तो विभाज्य हो जाएगा, 13 से ये भी हो जाएगा, और 11 से कौन हो जाएगा, 198 भी हो जाएगा 18 मरतबे। इसे कितने मरतबे, 18। 611 13 कितने मरतबे, 47 मरतबे। तो इसका सबसे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथे नंबर। अब आइए 112 नंबर पे चलते हैं कि एक लिखित कोड है, इस तरह लिखा जा गया है। तो ट्रेंड को उस कोड में कैसे लिखा जाएगा। तो आइए किस तरह लिखा हुआ, PEOPLE लिखा हुआ है, और उसको क्या किया है, PLPOEE है। तो ये तो हमें डायरेक्ट लिख दिया गया है, और ये भी डायरेक्ट लिख गया, यानी पहले अक्षर और लास्ट अक्षर को डायरेक्ट लिख दिया गया है, और इसे हमें क्रॉस कर दिया गया है। तो इस तरह के लिखा हुआ है। ट्रेंड को अगर उसी तरह हम लिखते हैं TREND, टी को हम डायरेक्ट लिख देंगे तो क्या हो जाएगा T, और डी को डायरेक्ट लिख देंगे, और यहाँ पर आर लिख देंगे, यहाँ पर एन लिख देंगे, और यहाँ पर ई लिख देंगे, यानी जो हमारे पास आएगा TNERD हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक लिखित कोड इतना को इस तरह, तो इतना को इतना लिखेंगे, तो इतना को कैसे कोडित करेंगे। डायरेक्ट अपना लिख दीजिए लिखित कोड को। तो 5 किसके लिए लिखा गया था, 5 लिखा गया था पी के लिए, और ओ के लिए कितना लिखा गया 4, ई के लिए 6, और ए के लिए 1, और आर के लिए 3 लिखा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, तो सॉरी POEAR है, ये हो जाएगा। तो इसका सही जवाब जो हमारे पास आ गया वो हो जाएगा तीसरे नंबर। अगला प्रश्न है 114 से 115 के दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या बताना है। इसमें से लुप्त बताना है क्या है। 7 से अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 9 होगा, इसमें 4 जोड़ते हैं तो 13, इसमें 8 जोड़ते हैं तो 21, इसमें 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अब क्या होगा 16 जोड़ेंगे, 16 21 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 37। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 37। इस सीरीज में अगर हम देखते हैं तो कैसे होगा, तो 20 माइनस क्या करना है, अगर 20 माइनस 25 है, 25 माइनस 20 है, तो यहाँ पर -5 गया, यहाँ पर भी -5, यहाँ पे भी -5, तो यहाँ भी -5 जाएगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो 5। नेक्स्ट है 116 नंबर। उत्तर विकल्पों में 4 संख्या समुच्चय दिए गए हैं, इनमें से उस संख्या समुच्चय को पहचानो जो प्रश्न में दिए गए समुच्चय से अधिकतम मेल खाता है। तो आइए देखते हैं, प्रश्न में ये है दिया हुआ है, अब आंसर में क्या है।
तो 20 - 14 बराबर 6 और 6 से 2 से भागा दिया है 3। इस तरह मैच करना चाहिए। अगर हम पहला को देखते हैं तो 13 - 7 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 में से 2 से भागा देंगे 3 आ जाएगा, तो पहले ही मैच कर रहा है तो आंसर हो जाएगा 1। निम्नलिखित को तर्क संगत क्रमानुसार प्रस्तुत कीजिए, कौन सा होगा। तो आइए देखते हैं कि इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म यानी वर्दी पहनना। उसके बाद क्या हो जाएगा, बस पकड़ना। तीसरा हो जाएगा प्रार्थना सभा में उपस्थित होना, तीसरा प्रार्थना सभा में उपस्थित। और चौथा जो हमारे पास आ जाएगा कक्षा में पहुंचना। और पांचवा जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा पाठ्य पुस्तक में खोलना। क्या हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक में खोलना। और इसका आंसर जो हमारे पास आया वो है तीसरा 4 3 2 1 4 3 2 5 1। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसे शब्दकोश में तो सबसे पहले क्या होगा, कोलैप्स लिखाएगा। उसके बाद डिक्शनरी में कलेक्ट होगा, उसके बाद कलेक्शन होगा, उसके बाद कोलिनियर होगा, उसके बाद कॉलम होगा। क्योंकि वो है वाला OLU है तो ये सबसे लास्ट में होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा A 5 1 3 2 4। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्षरों में कौन सा समूह खाली स्थानों को क्रमवार रखे जाने पर एक श्रृंखला पूरा करेगा। अगर यहाँ पर A रख देते हैं, यहाँ पर C, यहाँ पर B, यहाँ पर C, यहाँ पर B, तो जो हमारे पास बन रहा है CABBAC, CABBAC क्या होगा AC, CABBAC। ये इस तरह के हमारे पास श्रृंखला बन रहा है तो आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें 1 या 2 पद लुप्त है। दिए गए विकल्प में सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। आइए देखते हैं, इसे पूरा करते हैं 120वें नंबर का। तो कह रहा है कि x से u गया है वो -3 है, u से r गया है ये भी -3 है। सभी जो है -3 3 से है। तो l से i गया है -3, i से -3 जाएगा, f आएगा, f से -3 जाएगा, c आएगा। आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर FC। नेक्स्ट प्रश्न एक सीरीज है, आइए देखते हैं ये किस तरह है। इसे सबसे पहले नंबर में लिख दीजिए 1 2 3 4 5। यहाँ पे लिखा गया है 2 क्या है, 4 क्या है, 1 लिखा है, उसके बाद क्या है 5, उसके बाद 3, यानी 2 4 1 5 3 में लिखा है। ठीक इसे अगर हम 1 2 3 4 5 लिखते हैं तो अब जो लिखाएगा 2 4 1 5 3 में, तो 2 के जगह पर E है, 3 4 के जगह पर क्या है C है, और 1 के जगह पर D है, 5 के जगह पर A है, और 3 के जगह पर B है, ECDAB, ECDAB। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 31 37 49 67। उसके बाद क्या होगा 31 37 49 67। इन दोनों के बीच के डिफरेंस 6 है, इन दोनों के बीच 12 है, इन दोनों के बीच 18 है। तो अगला क्या होगा, ये 24 होगा, यानी 67 प्लस जो है कितना हो जाएगा 67 प्लस 24 बराबर 91। आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये एक फिर से सीरीज है और इसे देखना है कि ये किस तरह अरेंज किया हुआ है। 365 में से -1 गया है, इसमें से -9 गया है, इससे कहा जाए तो -25 है, और इससे अगर हो तो कितना हो जाएगा 49 है। यानी सभी जो हमारे पास आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है वो देखना है। अब यहाँ जो अगला होगा वो किस तरह है, तो 1 + 8 9 है, 9 + 16 25 हो रहा है, और हमारे पास जो आ रहा है 25 + 24 जो है वो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा सीरीज बढ़ रहा है। 49 + 32 जो हो जाएगा वो 81, यहाँ पर हो जाएगा 81। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 200। आंसर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन करना है। एक दिया गया है विकल्प, उसमें लुप्त संख्या यहाँ पर क्या है ये देखना है। तो 4 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर 41 होगा, इसका स्क्वायर प्लस इतना दोनों को जोड़ दो तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। उसी तरह 36 + 9 बराबर 45 है, तो 17 49 जो होगा 58 - 49 हो जाएगा 9, यानी 3 के स्क्वायर। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। नेक्स्ट प्रश्न है कि दी हुई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें से बताइए कि कौन सा है। तो 16 + 0 16, 16 + 1 के स्क्वायर
17, 17 प्लस 2 के स्क्वायर 21, 21 प्लस 3 के स्क्वायर जो होना चाहिए वो 30 होना चाहिए, लेकिन है यहाँ पर 27। तो जो हमारा यह आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहले नंबर। नेक्स्ट है, एक कक्षा में 80 विद्यार्थी कंप्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों पढ़ते हैं, जबकि 100 विद्यार्थी कंप्यूटर विज्ञान तथा 120 इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं। उनमें से कितने केवल कंप्यूटर विज्ञान पढ़ते हैं? एक इस तरह का हमारे पास इमेज बनेगा। अगर ये 20, 40 और 80 करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये कंप्यूटर साइंस हो गया और ये इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तो आ जाएगा कितना हमारे पास? तो आंसर हो जाएगा 126 के 4, 20 हो जाएगा। केवल कंप्यूटर पढ़ते हैं 20 लोग। अगला है, यदि बीते कल से पहले दिन शुक्रवार था तो आने वाले दिन से पहले दिन के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो आज अगर शुक्रवार है प्लस 2 दिन अर्थात क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। प्लस आने वाला दिन सोमवार होगा, जो आने वाले दिन का अगला दिन मंगलवार होगा, तथा उसके 2 दिन बाद गुरुवार होगा। तो जो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो है 2 गुरुवार। आपकी माता आपके पिता से 4 वर्ष छोटी है और आपके पिता आपसे 6 गुना बड़े हैं। यदि आपकी आयु 6 वर्ष है तो आपकी माता की आयु क्या होगा? आपकी माता आपके पिता से 4 वर्ष छोटी है और आपके पिता आपसे 6 गुना बड़े हैं। यदि आपकी आयु 6 वर्ष है तो आपकी माता की आयु क्या होगा? तो 6 गुना है तो 6 गुना 6 बराबर 36, यानी पिता की आयु 36 और माता की आयु जो हो जाएगा वो 4 घटा जाएगा तो 32 वर्ष आ जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथे नंबर पे। नेक्स्ट है, यदि ए माता है डी की, बी बेटा नहीं है सी का, सी पिता है डी का, डी बहन है बी की, तो ए और बी से क्या संबंध है? तो ए और बी से क्या संबंध है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए माता है बी एवं डी का आंसर होगा पहला। एक परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों में राहुल का 11वां स्थान मिला तथा वह नीचे से 47वां स्थान पर था। नीचे से 47वां स्थान पे था। यहाँ पर जो है वो 46 और एक खुद राहुल 47वां, लेकिन यहाँ पर गया तो 3 विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सके। इस एक विद्यार्थी असफल रहा। विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? यानी 10 प्लस 1 प्लस 46 प्लस कितना 3 और प्लस एक विद्यार्थी उपस्थित नहीं हो सके, यानी इतना हमारे पास जोड़ कर आ जाएगा। यानी 46 10 होगा 56, 57, 58, 60, 61 और इसका सही आंसर हमारे पास आ जाएगा चौथे नंबर का 61। राजू रामू की पड़ोसी है और वह दक्षिण पूरब की ओर 100 मीटर दूर रहता है। बेनू राजू की पड़ोसी है और वह दक्षिण पश्चिम दिशा में 100 मीटर दूर रहता है। खादर बेनू का पड़ोसी है और वह उत्तर पश्चिम की ओर 100 मीटर दूर रहता है। रामू के घर से खादर के घर की स्थिति किस ओर है? यानी इस तरह के हमारे पास सीरीज बनेगा। खादर है, यहाँ पर रामू होगा और यहाँ पे राजू होगा और यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेनू। तो हमारे पास जो बनेगा आंसर वो हो जाएगा 3 उत्तर पश्चिम में। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुमित्रा उत्तर दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलकर दाएं घूमती है। 4 किलो चलकर वो दाएं घूमकर 5 किलोमीटर जाता है, फिर दक्षिण की ओर घूमकर 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, कुछ देर के लिए रुकता है और फिर 2 किलोमीटर चलता है। आरंभिक स्थान से सुमित्रा की कितनी दूरी पर है? तो ये 4 था तो ये 2, यानी आंसर हमारे पास हो जाएगा 2 नंबर 2 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 133 में एक कथन के आगे 2 निष्कर्ष है। कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले कथन और निष्कर्ष का। कि तनाव शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। निष्कर्ष है कि स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को तनाव मुक्त होना चाहिए और मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति द्वारा अनुभव किए गए तनाव पर निर्भर करता है। इसका जो हमारे पास आंसर हो जाएगा कि स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को तो तनाव मुक्त होना चाहिए, बिल्कुल सही है, और मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति द्वारा अनुभव किए गए तनाव पर निर्भर करता है, ये भी सही। तो आंसर हो जाएगा दोनों सही हो जाएगा। चौथे नंबर 1 और दोनों निकलते हैं। प्रश्न 134 में 2 कथन के आगे 4 निष्कर्ष है। आइए उसे सोल्व करते हैं। 134 नंबर में कह रहा है क्या कि कुछ घाघरे बेंचे हैं, कुछ घाघरे बेंचे हैं, कोई बेंच मेज नहीं है। तो पहला कथन है कुछ घाघरे मेज है, कुछ बेंचे घाघरे है, सभी बेंच घाघरे है, कुछ मेज घाघरे है। आ जाएगा इसका जो आंसर कि कुछ बेंचे घाघरे है, यही सिर्फ निकलेगा। आइए इसे फिगर से भी समझने की कोशिश करते हैं। ये है घाघरे और ये है बेंच, यानी कुछ घाघरे बेंचे हैं और कोई बेंच मेज नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा कोई बेंच मेज नहीं है। तो कुछ घाघरे मेज हैं, बिल्कुल नहीं होगा। कुछ बेंचे घाघरे हैं, ये सही होगा।
सभी बेंचे घाघरे हैं, नहीं होगा। कुछ मेज़ें घाघरे हैं, ये भी नहीं होगा। हमारे पास आंसर हो जाएगा सिर्फ 2। नेक्स्ट है, एक पंक्ति में 5 घर ABCDO है। A B के दाएं और C के बाएं हैं, O A के दाएं हैं, B D के दाएं हैं। यह बताइए कौन सा घर मध्य में है। यानी जो कह रहा है कि D B A C इस तरह के हमारे पास होगा। C या O लिख सकते हैं, O या C लिख सकते हैं। तो बीच में जो हमारे पास आएगा वो होगा A। आंसर हो जाएगा 2। यदि C बराबर 3 अक्कैट 24 हो तो फॉल्ट क्या होगा। तो 6 1 21 12 20 आंसर हो जाएगा 60। सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों को प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नेचुरल। मूल शब्द एल बर नहीं है, आंसर हो जाएगा 4 नहीं बनाया जा सकता है। दिए गए अव्यवस्थित शब्दों के अक्षरों को सार्थक शब्दों में व्यवस्थित करने में कौन सा शब्द एक रंग नहीं है। और इसका आंसर हो जाएगा क्या है, वो 34 जो रिवोल्ट है वो एक जो है। विकल्प फर्स्ट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वायलेट। और ये हो जाएगा ऑरेंज, ये हो जाएगा पर्पल, और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लावर। फ्लावर का कोई रंग नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट है, यदि किसी कूट भाषा में एक्सपेंशन को इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में पेंशन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो डायरेक्ट पी के लिए क्या लिखा गया है इसमें, तो पी के लिए जो हमारे पास सबसे पहले देख लीजिए तीसरा में तो ये 8 लिखा हुआ है, तो 8 से शुरू डायरेक्ट वही लिख देना। 8 2 3 7 6 9 3 लिखाएगा पेंशन के लिए। आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर का। नेक्स्ट है, यदि एक कूट भाषा में इस तरह के लिखा जाता है तो इससे लिखा जाता है इस तरह, तो उसी में ये कैसे लिखा जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ऊपर वाला दोनों को मैच कराकर। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो तीसरा नंबर का आ जाएगा। 141 से 142 में प्रत्येक प्रश्न के समीकरण का हल किसी दी गई व्यवस्था के अनुसार किया जाता है। उसी के आधार पर दिए गए 4 विकल्पों में से प्रश्न में अनुत्तरित समीकरण करना है। अब देखना है कि ये इस तरह का एक कोई इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा। तो 6 9 किस तरह से ये लिखा गया है, आप देख सकते हैं 6 को यहाँ पर लाया गया है, 9 को कहाँ लाया गया है, तो ये लास्ट में, और 3 को यहाँ पर। उसी तरह 5 को क्या किया है, बीच में लाया गया है, 6 को लास्ट में लाया गया है, और 4 को पहले लाया गया है। इसी तरह अगर हम 4 लिखते हैं तो जो हमारे पास 4 है वो बीच में आएगा, 8 पहले आएगा और 6 को लास्ट में आएगा। 846 हो जाएगा। इसका सही आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा दूसरा नंबर 846। ठीक, अगर इससे देखते हैं तो ये किस तरह लिखा हुआ है, 12 गुना 14 अगर हम करते हैं तो आता है कितना, 168। उसमें से अगर 10 घटा देते हैं तो आएगा 158। ठीक उसी तरह 12 गुना 16 करते हैं तो आएगा 192। उसमें से 192 से 10 घटाते हैं आएगा 182। अब अगला क्या हो जाएगा कि अगर 14 गुना क्या करते हैं 16 करते हैं तो आ जाएगा 224। 224 में से 10 घटाते हैं तो आएगा 214। यानी हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 214 पहले नंबर का। नेक्स्ट है, ए का अर्थ प्लस बी का अभिप्राय माइनस सी का अर्थ गुना डी का अर्थ भागा। तो इसे सोल्व करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, तो ये सोल्व करने पर निकल के आ जाएगा हमारे पास कितना, दूसरे नंबर का। काफ़ी इजी प्रश्न है, आप इसे सोल्व कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, लुप्त संख्या बताना है 144 नंबर में। यहाँ पर क्या आएगा, तो सबसे पहले देखना ये किस तरह है। 6 गुना 7 गुना 11 बराबर 462। सीधे गुना गुना कर दिया गया है और इक्वल टू ये हो जाए। अगला में 5 गुना 8 गुना 12 बराबर कितना हो जा रहा है, 480। उसी तरह 7 गुना 4 गुना वाट बराबर 224। तो वाट बराबर 224 बटा 7 गुना 4 करेंगे तो 224 बटा 28 बराबर 8 से ये सीधे कट जाएगा। आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। नेक्स्ट है फिगर वाला में, इसमें लुप्त संख्या बताना है कि कौन सा होगा। तो ये भी किस तरह के रेंज है, 4 गुना अगर 3 करते हैं तो 12 आ जाएगा और 12 के स्क्वायर करेंगे 144। 11 गुना 9 11 नमा 99 आ जाएगा। 99 का स्क्वायर करेंगे तो 9801। 15 गुना 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 90। 90 के स्क्वायर करेंगे तो 9 नमा 8100। आंसर हो जाएगा दूसरा। चलिए, एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। जब संख्या 3 सबसे ऊपर होगी तो सबसे नीचे वाले फलक में
कौन सा होगा। तो देखना इसमें कॉमन 6 4 है, ये भी 6 4, तो इसके अपोजिट जो होगा वो 1 होगा, तो आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन कीजिए निम्नलिखित आकृतियों को श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे सही बैठता है, ये हमें देखना है। तो देखिए इसके बाद हमारा जो आएगा वो आएगा कौन सा, वो है तीसरे नंबर का, ये आ जाएगा उत्तराकृति। नेक्स्ट है कौन सी उत्तराकृति प्रश्नाकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो इसे सीधी सीधी देखना है, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा चौथे नंबर का प्रश्न है, जो सीधी सीधी इसमें यहाँ पर फिट बैठेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। निम्नलिखित आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। इसमें कितनी त्रिभुज होगी, तो इसे आपको जब काउंट कीजिएगा तो टोटल हमारे पास आ जाएगा, वो हो जाएगा 29 त्रिभुज। आपको सीधी सीधी इसमें काउंट करना होगा, ज़्यादा इसमें कोई फार्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें 3 हो जाएगा। इसी तरह इसमें 3 होगा, इसमें 8 होगा, इसमें 1 2 3 4 5 6 होगा, और उसके बाद फिर ये भी होगा। इस तरह आप अच्छे से काउंट कीजिएगा तो हमारे जोड़कर जो आएगा वो 29 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। देखिए अगर हम 9 - 6 करते हैं, 9 - 6 तो कितना आ जाएगा 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। उसी तरह 16 - 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। अगर 20 रखें, 20 - 13 करें तो आ जाएगा 7, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। तो ये 49 मिल रहा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 20। यह था बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस बुक किरण प्रकाशन का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।